नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अरिबिहान पर हाफ ईयरली एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए। हम यहाँ पर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें टॉपर्स की आंसर की लिखी होंगी। आंसर की के थ्रू हम आपको आंसर बताएंगे। और अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए तो बस यहाँ लिखा है ना, बस इतना ही काफी है। जी हाँ, इतना ही काफी है। एग्जाम में इतने क्वेश्चन करके अगर चले गए, हमने जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपको बताए थे 28 नंबर वहां से आ जाएंगे और बचे हुए नंबर 70 में से पूरे हम ये सब्जेक्टिव वाली सीरीज, सब्जेक्टिव वाले लेक्चर से देख लें। ठीक है, तो आपको लेकिन प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं पूरा लेक्चर आखिरी तक देखूंगा, एक एक क्वेश्चन में समझूंगा अच्छे से, किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखना, आंसर को लिखना है। हम ज्यादातर इसमें आपको ये चीजें सिखाएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, सब कुछ हमने पढ़ाया है, सारे कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं, बस आपको ये समझना है कि अब हमें आंसर कैसे लिखना है। तो शुरुआत करते हैं बेटा हमारे सबसे पहले चैप्टर से, जो है सॉल्यूशन। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, राइट डाउन वेंट ऑफ इक्वेशन, गिव फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास विद इट्स हेल्प। देखो इसमें अब हमने क्या लिखा है, पूरी टॉपर्स की जो आंसर की है, आंसर शीट थी, उसको लगाया हुआ है यहाँ पर। इसमें आपको ये समझाएंगे हम कि बेटा कैसे जो टॉपर्स हैं वो अपना आंसर डिजाइन करते हैं, कैसे अपना आंसर लिखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब जाके उनको जैसे 2 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें पूरे 2 नंबर वो लेके आते हैं। हमारी गलती क्या होती है, हमें आते हुए भी हम आलसी करते हैं। हम सही तरीके से जितने नंबर का पूछा है, जितने वर्ड्स में, पेपर के स्टार्टिंग में ही वो लिख देते हैं ना कि अगर 2 नंबर का है तो 75 से 80 वर्ड्स में आप आंसर दो, 3 नंबर का है तो इस लिमिट में आंसर दो, 4 5 नंबर का है तो इस लिमिट में। बट हम ऐसा फॉलो नहीं करते, लेकिन वो फॉलो करना जरूर। हमें आता सब कुछ है, लेकिन हम फिर एग्जाम हॉल में अच्छे से अपनी आंसर की में लिख नहीं पाते हैं, तो मार्क्स कम मिलते हैं और फिर बोलते हैं कि भैया हमारे मार्क्स कम है। ऐसा नहीं होता। अगर आप सही तरीके से अच्छी राइटिंग में अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को डिजाइन करके लिखोगे तो आप देखना आपको पूरे मार्क्स। और इस सीरीज में, इस लेक्चर में हम आपको यही सिखाएंगे कि कैसे आप आंसर अच्छे से लिखो। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हम समझते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर, वो कह रहा है राइट वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ इक्वेशन, गिव फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास विद इट्स हेल्प। तो देखो यहाँ पर उसने सबसे पहले क्या किया भैया, उसने पहले तो हमारे वेंट ऑफ फैक्टर को समझाया। क्या किया, हमारे वेंट ऑफ फैक्टर को पूरे तरीके से समझाया कि भैया देखो वेंट ऑफ फैक्टर 1886 में जो वेंट ऑफ भाई थे उनने दिया था, और इसका काम क्या था, ये एक्सप्रेस करता था द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड एज आई। ठीक है, उसके बाद उसने बोला द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसने क्या किया, इसका प्रॉपर फॉर्मूला बना के हमें दिखाया। क्या किया बेटा, इसका प्रॉपर देखो, आई इज नॉर्मल और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम आई को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दिखाया। फिर उसके बाद उसने हमें ये बताया कि जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है वो क्या होता है, सिंस मॉलिक्यूलर मासेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, द वेंट ऑफ फैक्टर आई कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाया हुआ है हमको। क्या दिखाया हुआ है बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो समझ में आया आपको किस तरीके से हम वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है कि, तो देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन दिया है, डिफाइन मोल फ्रैक्शन। अब हमको मोल फ्रैक्शन डिफाइन करने के लिए दिया है और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहली चीज देखो यहाँ पर आपको डेफिनेशन पे 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर आपको इसका फॉर्मूला लिखने पे मिलेगा। आधा नंबर आप फॉर्मूला का मान लो, और अच्छे तरीके से अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो 1 और 1.5 के आसपास वो आपको नंबर दे देंगे। जैसे यहाँ पर आपके लिए आंसर लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन आपको पता है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। और ये उसका अपन ने क्या बना दिया है बेटा, यहाँ पर ये उसका फॉर्मूला, ये उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या लिख के आना है, क्या डिफाइन करके आना है, मोल फ्रैक्शन डिफाइन करके आना है। जब आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, राइटिंग देखो, हैंड राइटिंग अपने को अच्छी रखनी है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उस हिसाब से आपको नंबर देते हैं एग्जाम। ठीक है, देखो ऐसे ही अपन इसी चैप्टर का एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है राइट थ्री डिफरेंस इन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आपसे पूछ रहा है 3 डिफरेंस बताओ भाई, आइडियल सॉल्यूशन के लिए और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच।
ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन आपको पता है, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो रॉल्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। जैसे कि पीए जो वेपर प्रेशर है हमारा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर हो जाए, पीबी पी नॉट बी और एक्स बी के बराबर हो जाए, उसको क्या जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं उनको क्या बोल देते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। वहीं पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे ना करे। एक पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हो। एक पॉइंट कैसे लिख सकते हो आप, एक पॉइंट लिख के आ सकते हो कि भैया देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक कि भैया जो एंथैल्पी है उसके बेस पे हम आंसर डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज हम वॉल्यूम, तीसरी चीज जो है हमारी वो किस पे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, वॉल्यूम के बेस पे हम आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि देयर इज नो चेंज इन अ वॉल्यूम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। किस केस में, आइडियल केस, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन जनरली हम इमेजिन करते हैं, ऐसे होते नहीं। ठीक है, इसलिए आइडियल केस एक अलग होता है, एक नॉन आइडियल केस है जहां पर अगर आप कुछ चेंजेस करोगे सॉल्यूशन में तो वहां वॉल्यूम में चेंजेस दिखाई दे। ठीक है, इस तरीके से हम तीसरा पॉइंट भी लिख कर आ सकते हैं। हमको पता होना चाहिए, देखो जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए तो आपको एक आसान तरीका बता देते हैं। जितने भी अपने डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए ये समझ लो कि भैया मुझे पॉइंट किस बेस पे डिफाइन करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर आइडियल और नॉन आइडियल का जैसे ही उसने क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले हमने उसकी एक डेफिनेशन दी। भैया आइडियल वाला क्या था, आइडियल वाला जो कौन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। दूसरा वाला हमने दे दिया उसी के रेफरेंस में, नॉन आइडियल को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। दूसरा पॉइंट हमें पता था कि हम किसके बारे में बात करेंगे, हम एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट हमें पता था कि हम वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम के रेफरेंस में तीसरे पॉइंट आइडियल और नॉन आइडियल को डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से जब आप आंसर लिख के आओगे प्रॉपर सोच समझ के कि भैया एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। 3 नंबर आपने बहुत 2 नंबर आपने बहुत आसानी से गेन कर लिए। बस आपने सही तरीके से समझा कि मुझे डिफरेंस लिखना है। ठीक है? समझ में आया? वैसे ही अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब इसने आपसे 2 एग्जांपल पूछ लिए। हमने आपको याद कराए थे एग्जांपल। ठीक है, हमने कौन से एग्जांपल्स याद कराए थे आपको कि भैया आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उन दोनों के हमने एग्जांपल आपको बताए थे। अब जैसे यहाँ पर उसने आपसे पूछ लिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ, उनके कोई 2 एग्जांपल बता दो। तो कौन से बता दोगे बेटा, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन एक एग्जांपल हो गया जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। दूसरा क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म प्लस हमारा हो गया डाइथाइल ईथर। क्या हो गया बेटा, डाइथाइल ईथर। क्या हो गया, डाइथाइल ईथर। दूसरा हमारा एग्जांपल हो गया। ठीक है, यहां तक चीजें समझे। इस हिसाब से आप इसका, अब देखो ये तो बहुत ही आसान चीज हमसे पूछ ली भैया, सिर्फ हमको अगर एग्जाम्पल याद थे तो हम वहां पर मार्क्स ले सकते। ठीक, अब अगला बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलारिटी एंड मोलर। देखो दिखने में बहुत आसान दिख रहा है, भैया आपको डिफरेंशिएट करना है मोलालिटी और मोलारिटी में। बट दिक्कत ये है कि हम एक पॉइंट तो सर लिख देंगे कि भैया उनकी डेफिनेशन के बारे में हो गया, फिर बाकी के पॉइंट के बारे में तो सर हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है, फिर कैसे लिखेंगे। ये देखो जब कभी कभी किसी भी टर्म में आपको वॉल्यूम दिख रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पर आपको एक बहुत आसान तरीका दिखा दें कि हम अगर बात कर रहे हैं मोलारिटी की, ले लेते हैं कोई एग्जांपल, ले लेते हैं मोलारिटी। ये क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम वाली टर्म आ गई तो एक पॉइंट तो हम इससे बना देंगे। ठीक है, मोलारिटी और मोलालिटी के डिफरेंस में एक पॉइंट हम वॉल्यूम से बना सकते हैं, एक पॉइंट हमने उसकी डेफिनेशन से बना लिया। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखा देते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा पूरा प्रॉपर। यहाँ पर लिखा हुआ है मोलारिटी क्या है, मोलारिटी इन्वॉल्व्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मोलारिटी में क्या था, हमने भी आपको लिखा था, मोलारिटी में क्या था, मोलारिटी में भैया हम बोलते थे नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, टोटल वॉल्यूम इन्वॉल्व करता था। लेकिन मोलालिटी में क्या करते थे सर, मोलालिटी में हम सॉल्वेंट का मास यूज करते थे। क्या करते थे हम मोलालिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी टोटल मास बोल रहे हैं हम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये यूज करते थे। क्या कहता है, मोलालिटी इन्वॉल्व्स द मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आई यहां तक।
अब यहाँ तक चीजें समझ में आई। अगला डिफरेंशिएशन होगा, अगला पॉइंट होगा, उसकी डेफिनेशन। अगला पॉइंट किसके बीच में है बेटा? डेफिनेशन के बीच में। मोलरिटी में क्या होता है? 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि मोलरिटी में क्या होता है भैया? मोलरिटी में हमारा ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या है बेटा? हमारे मोलरिटी मोलरिटी के डिफरेंस है। वहीं यहाँ पर ये बात कर लेंगे चेंज इन टेम्परेचर के रेफरेंस में। ठीक है, अब टेम्परेचर में क्या होगा? अगर देखो आप बहुत ध्यान से समझोगे तो हमारी जो मोलरिटी है वो काय पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे इसलिए डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि बेटा वहां पर मोलरिटी में आप देख पा रहे हो मोल्स और मास है, जो दोनों के दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें मोलरिटी की तो वहां पर हमारे मोल्स और वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इफेक्ट हो जाता है किससे? टेम्परेचर चेंज से। तो एक डिफरेंस हमारा यहाँ बन गया। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आप ये 3 डिफरेंस बनाकर आ सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों डिफरेंस आपको पेपर में लिख के आना है जैसे यहाँ लिखे हुए। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट डाउन रॉल्स लॉ। अभी हम बात कर रहे थे कि भैया नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, जब रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं ओबे नहीं करते हैं। अब उनने पूछ लिया कि भैया रॉल्स लॉ क्या होता है? जरा फटाफट हमको बता दो कि भैया रॉल्स लॉ क्या होता है तो हम जान जाएं। तो भैया रॉल्स लॉ क्या है? तो ये जो रॉल्स लॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर ये चीज समझने वाली है बेटा कि जैसे ये शॉर्ट आंसर 3 नंबर का होगा तो इसको कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने इसकी डेफिनेशन लिखी, जैसे कि आप देख पा रहे हो रॉल्स लॉ क्या होता है? द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, इस तरीके से इनने क्या लिखी हुई है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। बट उसके बाद उन्होंने प्रॉपरली इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, कि एक्सप्रेशन क्या होता है रॉल्स लॉ के हिसाब से। उसके बाद उन्होंने एक एक टर्म को पी ए, पी नॉट ए और एक्स बी, इन तीनों को टर्म को डिफाइन भी किया। जितने अच्छे से आप कॉपी को दिखाओगे, जितने अच्छे से आप शो करोगे कि भाई हमारे पास इतना नॉलेज है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका डीप नॉलेज शो करना पड़ता है। अब 3 नंबर का है, उस हिसाब से उतने ही शब्द में भी लिखना, उतनी वर्ड लिमिट में ही लिखना है हमको और प्रॉपर तरीके से अपना नॉलेज नीट एंड क्लीन वे में एक्सप्लेन भी। ठीक है, यहाँ तक इतनी चीज समझे? बढ़िया। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है बेटा देखो, डिफाइन द फॉलोइंग आइसोटोनिक सॉल्यूशन और सेमी परमिएबल। फिर हमसे डेफिनेशन पूछा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन होते हैं? सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन का अगर बराबर आ जाएगा, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर आएगा तो उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। जैसे द सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक हम नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl कॉल्ड एज सैलाइन वाटर। जो NaCl का वाटर सॉल्यूशन होता है उसको हम सैलाइन वाटर भी बोला जाता है। इस आइसोटोनिक, वो आइसोटोनिक होता है किसके साथ बेटा? ह्यूमन ब्लड के साथ। किसके साथ? ह्यूमन ब्लड कॉर्पस्कल्स के साथ। ठीक है, दैट इज व्हाई मेडिसिन्स आर मिक्स्ड विद सैलाइन वाटर बिफोर इंट्रावेनस इंजेक्शंस। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पर हम आपको टर्म्स समझाएंगे नहीं, सारी चीजें हमने समझा रखी है। हम यहाँ पर आपको ये बता देंगे कि बेटा किस तरीके से टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से आपको जो आता है उसको कितने अच्छे तरीके से आप बता सकते हो। यहाँ पर इसने पहले ये डेफिनेशन थी, इतना ही लिख के नहीं छोड़ा, इसने भाई हमको यहाँ पर ये बताया कि जो एग्जाम्पल है वो कितना बढ़िया हो सकता है। ठीक है, उसने सैलाइन वाटर का एक एग्जाम्पल लिया ह्यूमन ब्लड के साथ और हमको एक्सप्लेन करके दिया कि भैया ये कैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखोगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें, अब आपको पता है कि सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है, जैसे आपको देखो आपको पूरा डायग्राम पूरी पिक्चर याद होगी कि भैया हम जो सॉल्यूशन लेते थे बीच में एक लेयर बनाते थे, इस मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते थे, सब याद है। मगर लिखना कैसे है ये चीज समझना है। जैसे कि दोज आर द मेम्ब्रेन
which allows the movement of the solvent. ये जो मेम्ब्रेन है जो अलाउ कर रही है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसका मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर वो अलाउ कर रही है तो उस प्रकार की मेम्ब्रेन को बेटा हमने क्या बोला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और भी कई सारी चीजें लिखी हुई इसमें, बट दे हैव वेरी टाइनी होल्स और पोर्स विच आर सेमिक्रॉन इन नेचर। इनको क्या बोला जाता है बेटा, सेमिक्रॉन भी बोला। ये सेमिक्रॉन नेचर में होते हैं, सॉरी बोला नहीं जाता है, ये कैसे होते हैं, सेमिक्रॉन होते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वेरी टीनी पार्टिकल्स इनको पास करते हैं, बहुत छोटे छोटे सॉल्यूट इसमें से पास कर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि यहाँ लिखा है, दो द होल्स ओनली अलाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ पर ये क्या है, सॉल्यूट। अलाउ किसको अलाउ करते हैं, सिर्फ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि वही सॉल्यूट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास। अच्छा, यहाँ पर हम एक गलती कर गए, इसको अपन सॉल्यूट बोल रहे हैं, ये तो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास करा देंगे, क्योंकि भैया जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास करा देंगे, जो सॉल्यूट होते हैं उनके जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं कर पाएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब सॉल्यूट के अगर कोई बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो इसमें से पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करना है। बोलो समझ में आई बात बेटा? चल बढ़िया। अब अगली चीज हम इसमें ये देख सकते हैं कि भैया जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है। जैसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, उसी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, अभी हमने जो पूरा डायग्राम समझा सेमी परमिएबल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और जो कि डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, और इसी में ऑस्मोटिक द कॉन्सिक्वेंटली द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच हैव सेम मोलालिटी। ठीक है, इफ दैट द सॉल्यूट नाइदर एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सॉल्यूट। इस प्रकार से हमको इन सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करना। ठीक है, अभी अगली वाली टर्म्स हम समझते हैं। इसमें फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप ही है, सॉरी। इस क्वेश्चन में आपको देखना है मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बताना है और हमें बताना है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये दो टर्म्स हमको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली टर्म कह रही है मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये वाला आपको याद होगा रिलेशन। अब देखो हमको सब चीजें पता है, ठीक है, इनटू एफ, ये हमारा क्या होता है बेटा, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन होता है। और इसी में अगर हम ऐसा कर दें, ठीक है, ये हमारा केवी कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। अब इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन तो सही तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ने लिखा है मोलर एलिवेशन पॉइंट कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन पॉइंट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इन व्हिच 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड इन 100 ग्राम ऑफ। ठीक है, समझ में आया कि भैया जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके कारण है, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट के कारण यहाँ पर डिसॉल्व हुआ जो हमारे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अभी और भी चीजें हैं इसमें हमारी, जैसे हम इसका रिलेशन लिखेंगे। अब फिर हमको देखो प्रॉपर तरीके से इसका रिलेशन लिखना है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, डेल टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल टीवी केवी इनटू एम, और डेल टी भी हो जाएगा केवी। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आएगी नहीं आएगा आपको? बढ़िया। अब अगला देखें, अगर हम इफ m इक्वल्स टू 1 वेयर kv इक्वल्स टू मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जो हमने अभी आपको रिलेशन लिख के दिखा दिया था, बस तरीका है, शुरू में ही हमने बता दिया क्या होता है, मगर हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 1-1.5 नंबर अगर चाहिए तो। फिर उसके बाद हमारा मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट आ गया, उसी कांस्टेंट टर्म को हमने एक्सप्लेन किया, फिर वो रिलेशन लिखा, डेल टी एफ के एफ के बराबर बनाया और हमने फिर इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से बस हमको यहाँ पर टर्म्स को समझाते हुए चलना। फिर यहाँ पर हमसे देखो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, अभी आप कहोगे ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अब इसमें फिर से रॉल्स लॉ पूछ लिया सर, अभी शॉर्ट आंसर में भी तो पूछा। देखो यहाँ पर जरूरी चीज ये है, रॉल्स लॉ तो आपसे पूछा, आपने बता दिया, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज इनने पूछी, एस्टैब्लिश इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हमको पूरा मैथमेटिकली बताना पड़ेगा कि हमारा जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए कैसे है। ठीक है, ये एक्सप्लेन अब आपको पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो बढ़िया है, निकालते हैं, मजा आएगा इसको निकालने। इनने सबसे पहले तो रॉल्स लॉ को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब लॉन्ग आंसर है, 5 नंबर का क्वेश्चन है,
तो कम से कम 2.5 नंबर हमको काय पे मिलेंगे बेटा? डेफिनेशन पूरा रॉल्स लॉ को अच्छे से हमें समझाना पड़ेगा। जैसे कि रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्यूट इन नॉन वोलेटाइल द रॉल्स लॉ मे बी स्टेटेड एज फॉलोइंग। उसके लिए हमने रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन किया है। अब इतना सारा हम आपको पढ़ के दिखा नहीं सकते। आपको पता है रॉल्स लॉ क्या होता है? रॉल्स लॉ मतलब कि भैया कि जो रॉल्स लॉ होता है वो क्या होता है? वो तो सर जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इसको वर्ड्स में हमको लिखना है और थोड़ा-थोड़ा हमको इसको एक्सप्लेन करते चलना है। अब बात इंपॉर्टेंट है रिलेशन कि भैया जो PA इज इक्वल्स टू XA होता है, मतलब कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? PA लिख लिया। PA जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA होता है वो हमें बताता है कि भैया जो हमारा वेपर प्रेशर है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद देखो PA इंटू एक्स, ये हमारे पास इन्हें के लिया है, इसके को क्या बोला है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला है यहाँ पर इनने, और आप प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट भी ले सकते हैं, कोई गलती नहीं है यहाँ पर। XA को 1 किया और यहाँ पर P नॉट A क्या निकल के आ गया? K के बराबर निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक और चीज ध्यान रख सकते हैं। देखो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को कैसे बदल सकते हैं? XA क्या हो सकता है बेटा? XA हमारा सर हो सकता है XA प्लस XP, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को सम किया तो 1 के बराबर हो जाएंगे, और x भी हमारा क्या? XA क्या हो जाएगा? XA हो जाएगा 1 माइनस XP हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर करके भी दिखाया है इसको। अपन आगे देखते जाते हैं। आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि भैया किस तरीके से इसने x भी हमें निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, 1 माइनस एक्स भी रखा और ये निकला एक्सप्रेशन। सब कुछ हम आपको सॉल्व करके दिखा चुके हैं। ठीक है, सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं, बट हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इनको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से इनको लिख कर आना है। फिर देखो हमने पूरा एक्सप्रेशन भी निकाल दिया। अब उसके बाद उसको हमने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी किया कि भैया जो P नॉट A माइनस PA क्या होता है। ठीक है, इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला जाता है। फिर हम पूरी टर्म्स की बात करें तो इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, उस हिसाब से हमने इन सब चीजों को डिफाइन भी किया। फिर हमने यहाँ पर रॉल्स लॉ की एक और डेफिनेशन बताई, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solvent। इस इक्वेशन के हिसाब से हमने क्या बता दी? रॉल्स लॉ की डेफिनेशन भी बता दिया। ठीक है, चल अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब हमारा अगला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंसेस 5 डिफरेंसेस इन सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा है, तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा। हमने अभी आपको बताया था कि जब डिफरेंसेस की बात आए तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? हमको कुछ पॉइंट्स लिख के रखा। जैसे 5 नंबर का 5 डिफरेंसेस बताने हैं, तो 5 पॉइंट हमको समझने पड़ेंगे कि किन-किन बेस पे हम रॉल्स लॉ को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बारे में आपको पता ही है क्या होते हैं। उन्हीं चीज को हमको डिफरेंशिएट करना है, बस सही तरीके से कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे सबसे पहले तो आप डेफिनेशन भाई, सबसे पहली चीज होती है वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि भैया जो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट आर मोर देन दोज एक्सपेक्टेड बाय रॉल्स लॉ। इसका मतलब कि भैया हमारे जो वेपर प्रेशर थे सॉल्यूशन के और जो पार्शियल प्रेशर थे दोनों के दोनों ज्यादा हैं किससे? जो एक्सपेक्टेड थे रॉल्स लॉ से। वहीं इसमें हमारे जो नेगेटिव डेविएशन होगा इसमें उल्टा हो जाएगा। फिर हम डेल्टा एच मिक्स की बात करें तो दोनों में नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, बट इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, डेल्टा मिक्स की बात करें इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। अगर हम बात करें कि भैया मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की, तो इसमें मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनता है, इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनता है। फिर हम अगर बात करें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की, अगर हम बात करें तो भैया इसमें कम होता है डिक्रीजेस और इसमें इंक्रीजेस। ठीक है, जब हम सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमको नेगेटिव और पॉजिटिव रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है यहाँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये हमने अभी डिफाइन किया हुआ था, बट इस बार इसमें ये पूछ रहा है derive the formula to establish relation between molar freezing point depression constant
एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये आपसे रिलेशन पूछ रहा है किसके बीच में बेटा, ये आपसे रिलेशन पूछ रहा है KF और मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये हमसे रिलेशन पूछ रहा है। चलो आओ हम आपको दिखाते हैं कैसे रिलेशन बना। सबसे पहले बेटा हमको यहाँ पर ये समझना है कि भैया हमारा मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, ये चीज आपको पता है भैया, जो हमारे पास जैसे कि हमने एक फॉर्मूला याद रखा था, डेल एफ इक्वल्स टू के एफ, इन दोनों को बंद करेंगे हमारा के एफ की डिफाइन कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। इट इज डिफाइंड एज इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 1 gram mole is dissolved in 100 gram of solvent. It is represented by KF। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। फिर हमें एक चीज पता है कि भैया जो हमारा डेल TF है वो KF इंटू M के बराबर होता है, मतलब कि मोलालिटी के बराबर होता है। फिर हम मोलालिटी को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, फिर हमने उसको कुछ वर्ड्स में लिखा जो चीजें हमने अभी तक डिफाइन की हैं, और फिर हमने ये रिलेशन को बताया कि भैया जो हमारा रिलेशन यहाँ पर है डेल TF और KF इंटू मोलालिटी का, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और हम मॉलिक्यूलर मास और KF को निकाल कर दिखाएंगे एज अ रिलेशन। ठीक है, मोलालिटी हमको पता है, फिर हमने मोलालिटी का फॉर्मूला लगाया और ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आता है। सब चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम आपको बस ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, किस तरीके से इन सबको देखकर समझकर आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में हमको कितना सारा लिखना पड़ता है, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितने प्रॉपर वे में हमको आंसर्स को लिखना है, ये चीज यहाँ पर समझनी है, ना कि कंसेप्ट को। ठीक है, आपने सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, बस इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमको ये समझना है कि सर ये जो क्वेश्चन आपने दिए हैं इनका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, इस आंसर को समझो, फटाफट इसको याद करो और पेपर में इसको लिख के आओगे तो देखना आपको पूरे नंबर देंगे अगर इस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन दे रहा है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severally contaminated with chloroform to be a carcinogen. The level of contamination was 15 mm by mass। अब इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि इतनी सारी टर्म सैंपल वाटर ये सब चीजें लिखा हुआ। क्वेश्चन को समझो, उसने हमसे पूछा है सिर्फ एक्सप्रेस दिस परसेंटेज बाय मास, जो हमको 15 mm का क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, इसको एक्सप्रेस करना है हमको एज अ परसेंटेज बाय मास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। ठीक, ये दो चीजें हमें बताना है और बाकी जो काम धाम लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया हमारा परसेंटेज बाय मास कैसे निकालेंगे 15 mm ऑफ क्लोरोफॉर्म से। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा, ppm दिया हुआ है, पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ है, तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, टोटल मास हमारा 10 टू द पावर 6 हो गया इंटू 100। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना रख देंगे, 15 रख देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया बेटा, परसेंटेज बाय मास निकल के आ गया किसका, क्लोरोफॉर्म का। अब वहीं अगला अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछा था बेटा, क्या डिटरमाइन करना था हमको, यहाँ पर हम आपको फिर से बता देते हैं, यहाँ पर हमको डिटरमाइन करना था, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। अब मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, इन केजी। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड वाला निकालना है तो हमें पता है मोल CHCl3 के मोल्स इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, m निकालने के लिए, मोलालिटी निकालने के लिए ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें हमें पता है वेट, जो वेट है वो कितना ग्राम है, 15 ग्राम है। कितने सॉल्वेंट कितना है हमारा, 15 ग्राम हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट है। और वहीं पर अगर हम देखेंगे तो हमें अगर मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ CHCl3, तो गिवन मास कितना था 1.5 अपॉन मोलर 15 अपॉन मॉलिक्यूलर मास से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारा क्लोरोफॉर्म का 119.5, इसका निकाल लेंगे प्रॉपर हम CH और Cl3 का। ठीक, यहाँ से हमें मोल्स मिल गए। अब मोल्स हमें मिल गए किसके, मोल्स हमको मिल गए क्लोरोफॉर्म के। अब हमको मास निकालना है, तो मास कितना रहेगा, देखो 10 टू द पावर 6 क्या था हमारा, ppm क्या था, टोटल मास था। अब टोटल मास में से मास ऑफ द सॉल्वेंट अगर हमें निकालना है तो टोटल मास माइनस जो हमारा सॉल्यूट का मास है 15, उससे माइनस करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 6 ही निकल के आएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 6 बड़ी वैल्यू है।
अब 1-2 करोड़ में से 1-2 रुपए कम हो गए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता, ठीक? तो उस हिसाब से हमें क्या दिख गया यहाँ पर हमारा मोलैलिटी हम लिख देंगे, हमें मास ऑफ द सॉल्वेंट पता चल गया, हमें मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पता चल गए इनटू 1000 करेंगे और ये हमारा यहाँ पर आंसर है। ठीक है? इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो लिखा कितने अच्छे तरीके से, कितने नीट एंड क्लीन तरीके से गिवन दिखाया आपको, प्रॉपर एक-एक स्टेप दिखाई। इससे क्या होता है एग्जामिनर को समझ में आता है कि भाई हवा में नहीं लिखा, है ना? सब कुछ पता है, एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करके प्रॉपर तरीके से लिख के आया तो वो बढ़िया आराम से आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो हेनरीज लॉ है कहीं न कहीं पूछेगा। ये मैं ऐसे लिख के ले लो हेनरीज लॉ आज तक कोई भी ऐसा पेपर नहीं गया जहां पर हेनरीज लॉ नहीं पूछा गया। किसी भी फॉर्म में वो आपसे हेनरीज लॉ तो जरूर पूछता है। तो हेनरीज लॉ स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है? इसमें कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 gas at 298 Kelvin. ठीक, बहुत बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज इसने बोली हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें दिया हुआ है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना दिया हुआ है बेटा 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। उसके बाद इसने बोला है कैलकुलेट हमें करना है क्वांटिटी ऑफ CO2। CO2 की क्वांटिटी निकालना है अगर हम 500 ml की वाटर लेते हैं किसकी सोडा वाटर की, ठीक है, जो कि पैक्ड है अंदर, उसमें प्रेशर कितना लगाया हुआ है, प्रेशर लगा के 2.5 मान लो कोको कोला की एक वाटर लेनी है 500 ml की जिसमें हमें ये पता करना है कि कितनी CO2 वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। मतलब ये सॉल्व करा हुआ है। हेनरीज लॉ आपको पता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कांस्टेंट का साइन हटाया, मतलब कांस्टेंट का साइन हटाओगे तो KH यहाँ पर लाना पड़ेगा जो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रेशर हमें दिया हुआ था 2.5 atm जिसका हमने यूज किया किसमें, पास्कल में यूज किया। ठीक, कन्वर्ट करके उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, इन वैल्यूज को पुट कर देना है और हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकल के जाएगा CO2 का। अब मोल फ्रैक्शन हमें पता है CO2 का और वाटर मिक्स होगा, ठीक है, सोडा वाटर है इसलिए। तो मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स कितने लोगे, 55.55 लोगे, जो कि बहुत ज्यादा होंगे मोल्स ऑफ CO2 से। तो उसको क्या कर देंगे, हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे मोल्स ऑफ CO2 पे। तो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे आ गया, जो कि किसके बराबर हो गया बेटा, हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। फिर हमने यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए 500/18, हमने वो 55.55 वो जो स्टैंडर्ड मोल्स ऑफ वाटर थे वो बोल दिए थे। लेकिन हमें यहाँ पर अगर 500 ग्राम का पानी दिया हुआ है, अच्छा हम थोड़ा दिमाग से निकल गया, 500 ml की वाटर है तो 500 हमने क्या ले लिया, 500 ग्राम एज अ वाटर का मास हमने यहाँ पर रख लिया और जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 हो गया। तो यहाँ पर हमने फिर ये वैल्यूज पुट करी जो हमारे पास निकल के आई हैं, तो हमें यहाँ से मोल्स ऑफ CO2 निकल गए। तो ये हमारी क्वांटिटी निकल के आ गई, मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ये हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी अच्छा और काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम सॉल्व करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम यहाँ पर, जिसमें देखो 2 नंबर में किस हिसाब से हमको आंसर लिखना है ये चीज समझेंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। अब यहाँ पर बेसिक सी बात है कि भैया सिर्फ हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल की डेफिनेशन पूछी है 2 नंबर में, तो हम इसको 25-30 शब्द में इस डेफिनेशन को लिख देंगे और हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल शेल आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, क्या गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। सिस्टम इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल शेल एज और वोल्टिक शेल। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल और वोल्टिक शेल भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया, बेसिक सी डेफिनेशन है, बहुत आसानी से आप इसको 20-25 शब्दों में लिख सकते हो और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अपने पास अगला क्वेश्चन है कि बेटा व्हाट इज सेल कांस्टेंट। वो हमसे पूछ रहा है कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, क्या पूछ रहा है, सेल कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा सेल कांस्टेंट क्या होता है भाई, एक रेशो होती है लेंथ अपॉन एरिया की। क्या होती है सेल कांस्टेंट, एक रेशो है लेंथ अपॉन एरिया का। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे
for a conductivity the ratio of distance between two electrode length and the area of cross section of electrode, जिसको A से डिनोट किया है, इसको क्या बोला गया बेटा? सेल कांस्टेंट बोला। ठीक है, इसकी यूनिट हम निकाल लेंगे, लेंथ अपॉन एरिया है तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। बस पहले देखो क्या था, पहले डेफिनेशन लिखी, फिर उसका फॉर्मूला लिखा और फिर उसकी हमने क्या लिख दी? एसआई यूनिट लिख दी। इस तरीके से हमको आंसर को सजा कर आना है, सजा के लिखना है। ठीक है, जितने अच्छे से आप आंसर लिखोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर। किसकी वैल्यू बतानी है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू बतानी है हमको पानी की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा? ये हमने सिखाया था आपको कि कॉलरेस लॉ का यहाँ पर हमको यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा बेटा? कॉलरेस लॉ का। और कॉलरेस लॉ क्या कहता है? कॉलरेस लॉ कहता है कि अगर किसी की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसे अगर यहाँ पर हम बोले तो हमसे वाटर की बात कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, NaCl, और हमको NaOH की मोलर कंडक्टिविटी यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कॉलरेस लॉ के हिसाब से अगर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl अगर निकालनी है तो कैसे निकलती है? सम ऑफ द आयंस ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि होंगे इनफाइनाइट कंडीशन पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमको ऐड करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ किसके साथ? HCl के साथ। तो H पॉजिटिव प्लस कंडक्टिविटी एट Cl नेगेटिव। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर NaCl की, ठीक है, NaCl तो लिख लिया, NaOH की, मतलब NaOH को ऐड करना है, Na पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा OH नेगेटिव यहाँ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। कंडक्टिविटी किसकी निकल रही है? HCl की, यहाँ पर कंडक्टिविटी निकल रही है NaOH। अब हमसे बोला है कि NaOH को ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? सर यहाँ पर आ जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो NaCl से। क्यों? क्योंकि Na हटाना है और Cl हटाना है आपको। तो यहाँ पर हमने NaCl से इसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया हमारा? कंडक्टिविटी H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और यही मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वाटर की। इस तरीके से निकाल लेंगे। कुछ भी कठिन था इसमें नहीं था, जैसा हमने पढ़ाया था वैसे आप अगर लिख दोगे तो आपको पूरे 2 नंबर इस क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनविसेज्ड एज अ सेटिंग अप ऑन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। ठीक है, जो आयरन की सरफेस है उस पे कार्बोनिक एसिड की क्या हो रही है? एक लेयर बन रही है। किस देखो हम रस्टिंग की बात तो कर रहे हैं आयरन, बट कब? इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में। कहां पर बात कर रहे हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन की? ऑन एन सेटिंग अप, एज अ सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें बेटा एक कार्बोनिक एसिड की क्या बनती है? लेयर बनती है। इस पे? सरफेस ऑफ आयरन। आयरन पे एक कार्बोनिक एसिड की लेयर बनती है। जैसे एक रिएक्शन के थ्रू दिखाते हैं, H2O जब CO2 से रिएक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है जब वाटर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? H2CO3। क्या बनाता है? H2CO3, जो कि आयंस में अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होता है? H प्लस और CO3 2 नेगेटिव। अब ये जो H प्लस आयंस है हमारे पास, ठीक है, ये H प्लस आयंस के कारण क्या होता है कि जो आयरन के जो आयंस है वो क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे आयन जहां पे था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe+2 पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। कारण कौन है? कारण है यहाँ पर हमारे H प्लस आयंस। किसके कारण होता है ऐसा काम बेटा? H प्लस आयंस के कारण होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ये क्या था? हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन की बात थी। इसी में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए थे वो कैसे यूज हो रहे हैं बेटा? यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे वो यूज होंगे H प्लस आयंस के ऑक्सीजन के साथ। O2 रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा? H प्लस के साथ, प्लस जो 4 इलेक्ट्रॉन थे तो क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसी दिखेगी आपको? Fe प्लस O2 4H प्लस, ये Fe
2+ ऑक्सीडेशन हो गया, और आयरन का अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो वही तो उसकी रस्टिंग हो गई, है ना। आयरन अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमको आंसर लिखना। ठीक है, चलो अब अगला वाला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप है। तो शॉर्ट आंसर टाइप मतलब कि 3 नंबर मिलेंगे हमको यहाँ पर। कितने नंबर मिलेंगे बेटा? 3 नंबर मिलेंगे। और 3 नंबर के लिए हमको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन भी वैसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे, राइट, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, और उसी में उससे पूछा कि भैया सॉल्ट ब्रिज के कोई 2 फंक्शन बता। तो हमको सीधी सीधी बात है, ये समझ में आ रही है कि पहले तो हमको डेफिनेशन देनी है एक सॉल्ट ब्रिज की, जो हमें 1 से 1.5 नंबर देगी, और हमें 2 फंक्शन बताने हैं सॉल्ट ब्रिज के, जिससे बाकी के हमको 1.5 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो डेफिनेशन क्या हो। सॉल्ट ब्रिज आपको पता है, देखो सबको पता है कि भैया सॉल्ट ब्रिज ये होता है, ये जो बीच में हमारे दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो हमारा एक ब्रिज जैसा यू ट्यूब जैसा बना होता है, जो यू ट्यूब बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, पता है। लेकिन लिखना जो अच्छे से लिखेगा उसको पूरा, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से लिखा है, यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विद KCl और KNO3 इन अगर अगर सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में? इन अगर अगर सॉल्यूशन और जिलेटिन इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। डिफाइन करने का तरीका समझो। देखो हमको पता था ये हमारा यूट्यूब होता है, ठीक है, मतलब सॉल्ट ब्रिज होता है यूट्यूब जैसे शेप का, बट हमको बताना है, इसको समझाना है सही तरीके से, तब नंबर देगा। ठीक है, अब आपको उसके क्या बताने? 2 फंक्शन बताने। अब आपको पता है कि सर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। ठीक है, ये क्या करता है? इसको फ्लो करने की इजाजत देता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की इजाजत देता है। कैसे? बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर हम देखेंगे एक तरफ पॉजिटिव रहते हैं, एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा? सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। अब सर्किट को बैलेंस कौन करता है? हमारा सॉल्ट ब्रिज आके बैलेंस करता है। ठीक, अगला फंक्शन बता रहा है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 फंक्शंस बताने थे। किसके? सॉल्ट ब्रिज के 2 फंक्शन आपको यहाँ पर बताने। ठीक, अगली बात कर रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। किसकी बात कर रहा है बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? गिव इट्स यूनिट। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, पढ़ रखा है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है बेटा, हम यहाँ पर कंसेप्ट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो आता है उसको कैसे लिखकर आना है ताकि हमें पूरे नंबर मिले, है ना। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी हो और एकदम अलग से क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन पूछी आपसे, उसकी यूनिट पूछ ली आपसे, मगर यहाँ पर भी हमारे नंबर कट जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? उसका कारण है कि हम सही तरीके से आंसर डिफाइन नहीं करते। ठीक है? अब हमको पता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर लें। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। बट अब इसको आप लिखोगे कैसे? एक शब्द में थोड़ी लिख दोगे कि इनवर्स ऑफ दिस वगैरह वगैरह, और इट इज डिनोटेड एज अ कप्पा। ठीक है, हमको पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा से डिनोट होता है, वो इनवर्स ऑफ रो होता है। बस हो गया। ऐसे लिख के आओगे क्या? नहीं, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन कैसे करोगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक conductivity. It is defined as the conductance between the opposite faces of 1 centimeter cube of a conductor. ठीक है, और हम बात करें इसकी डिनोशन की बात करें, कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं बेटा कप्पा से। ठीक है, फिर हमने उसके बाद उसका बता दिया कि कप्पा क्या होता है? कंडक्टिव स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है 1/रो, और रो का फॉर्मूला क्या होता है? R × A/L। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बट अब हमको यहाँ पर ये भी बताना है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो भाई यहाँ से आप रो की यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हमको रो की यूनिट निकालनी है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम हो जाएगी रेजिस्टेंस की यूनिट, एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ हो जाएगी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या, तो रो सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो कि 1/रो होता है। तो हमारी इसके 1/रो में क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी रो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, समझ में आया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालें, कैसे इसको एक्सप्लेन करके हम आएंगे।
अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा 3 नंबर में, व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी बतानी है, तो आपको पता है रेजिस्टिविटी के लिए हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ता है जब लेंथ बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस कम होता है जब एरिया क्या होता है, एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन्हीं को हम एड ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता था हमारा फॉर्मूला एल बाई ए। अब यहां से हमें पता है जब हम ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी जगह पे क्या लगाते हैं, रो लगाते हैं और वो ही हो जाता है हमारी रेजिस्टिविटी। क्या हो जाती है वो, रेजिस्टिविटी। जैसे व्हेन करंट फ्लो इन द सॉल्यूशन थ्रू टू इलेक्ट्रोड्स द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जैसे आर एल बाई 1/a, आर एल बाई ए, और ये हमारा रो का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए। ये बन गई हमारी रेजिस्टिविटी। और इसी को क्या बोला जाता है बेटा, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखने का तरीका समझना है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मगर हमारे नंबर कहाँ कटते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ये आता था, हमने लिख के आ गए तो हमें पूरे नंबर मिल जाए, बट जब हमारा रिजल्ट आता है तब हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स कम होते हैं। एक्सपेक्टेड से हमारे जो मार्क्स आते हैं वो कम आते हैं। उसका कारण यही होता है कि हम लिख के हमारे शब्दों में जाते हैं, बट हमारे वर्ड्स में आंसर नहीं चलेगा। हमको बुक की लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, तब एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा आपके लिखे हुए आंसर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आप आंसर लिखोगे, कैसे उसे डिजाइन करोगे, किस तरीके से दिखाओगे एक एक चीज उसने क्या क्या पूछा है, कहाँ कब लिखना है, कितना लिखना है। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसी को अभी कंटिन्यू किया है, ये डिफाइन किया है और उसकी यूनिट बताई है। यूनिट आप निकाल ही लोगे, जैसे हमने अभी आपको बताया कि रो का फॉर्मूला अपन ने बना लिया था। रो का फॉर्मूला हो रहा था हमारे पास आर आर रो एल बाई ए, तो हो गया था आर ए एल रो हो गया था। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, आर मतलब ओम, एरिया हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया तो रो सेंटीमीटर, ओ ओम सेंटीमीटर। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को रो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रो भी बोला जाता है। ये आ गया ओम सेंटीमीटर और इसी को रो बोला जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बट डिजाइन अच्छे तरीके से करके आना। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब यहां से हमसे पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये भी हमने बड़े अच्छे से डिफाइन किए हुई थी चीजें। ये टर्म पूछी है हमसे, काफी बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता क्या है। देखो, एक होता है मोलर कंडक्टेंस और एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दोनों में ज्यादा कोई खास अंतर नहीं होता है, लगभग सेम होते हैं। वो चीज हम आपको बताते हैं कि भैया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस हमको ज्यादातर पता होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। किसके द्वारा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के द्वारा जितने कंडक्टेंस ऑफ आयंस आयंस प्रोड्यूस्ड हुए हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू वॉल्यूम। क्या होता है, कप्पा इंटू वॉल्यूम। और कप्पा आपको पता है क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझ में आ गई कि भैया हमको क्या निकालना था, जो हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना था वो क्या होता है बेटा, वो हमारा होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम। और हमको पता है 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला बना लिया, वॉल्यूम इज 1000 बाई सी इक्विवेलेंट, और इक्वेट कर दिया तो वॉल्यूम की जगह पे क्या आ गया, 1000 बाय सी इक्विवेलेंट। ये हमारा क्या आ गया, मोलार इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल के आ गया यहाँ पर। और आप अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि सी इक्विवेलेंट क्या होता है, तो बेटा सी इक्विवेलेंट क्या होता है, हमारा नॉर्मलिटी ही होती है। ठीक है, तो जैसे कि बेटा एकदम सेम होता है मोलारिटी के, बस हमको क्या करना पड़ता है, जैसे कि अगर हम NaCl कोई सॉल्यूशन है तो Na पॉजिटिव और Cl में टूटा होगा, 2 आयंस में ब्रेक हुआ होगा, तो उसको हम उसकी मोलारिटी को 2 से डिवाइड करके चलना। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट लिख दी इनने, ये सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पर यूनिट भी डिफाइन कर दी हमने,
प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखो 3 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन उसने सिर्फ हमसे ये चीज पूछी थी कि स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिफाइन करके छोड़ के आ जाओ, आपको पूरा बताना पड़ेगा, पहले डिफाइन करना पड़ेगा, यूनिट लिखनी पड़ेगी, उसकी यूनिट बना के दिखानी पड़ेगी, तब जाके वो आपको 3 नंबर। वैसे यहाँ पर देखो, अब आपसे मोलार कंडक्टेंस पूछी। अब दोनों चीज क्यों बताई हमने, पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बता दिया, फिर यहाँ पर मोलार कंडक्टेंस का क्वेश्चन ले ला दिया। इसका ये मतलब है, देखो अब आपसे जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग पूछे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो आपसे डिफरेंस भी पूछ सकते कि भैया डिफरेंशिएट बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। तो पहले अपन मोलर कंडक्टेंस समझते हैं, और उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसे हमको डिफरेंशिएशन लिख के आना, उसका उन दोनों का डिफरेंशिएट करना। ठीक, एक तो पहली चीज तो डेफिनेशन से हो जाएगा, जैसे अभी हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कह रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एट अ टेम्परेचर is the conductivity of that volume which contains 1 mole of the solute and is placed between two parallel electrodes। ठीक है, जो कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट रहेंगे और जिनके पास सफिशिएंट एरिया होगा सॉल्यूशन को होल्ड करने के लिए। और इसके अगर हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम डिनोट कैसे करते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये क्या हो गया बेटा, हमारा मोलार कंडक्टिविटी हो गया। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, अब यहाँ अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये भी वही होता है, मोलार कंडक्टिविटी भी कप्पा इनटू वॉल्यूम। बट यहाँ पर ये जो वॉल्यूम होता है हमारा, वो होता है वॉल्यूम इन ml, द वॉल्यूम इन ml which is 1 gram mole of a substance dissolved in 1000 ml। 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ml। कितने, 1000 ml में जो। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम कैसे लिख के आओगे बेटा, वॉल्यूम आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये मोलर कंडक्टिविटी है, यहाँ पर हमारा कप्पा तो है ही, इनटू 1000 अपॉन मोलर। ठीक है, ये आपका काय का फॉर्मूला बन गया, मोलर कंडक्टेंस का यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया। ये बन गया हमारा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला, और उसकी यूनिट निकालनी है तो हमको कप्पा की पता ही है। कप्पा की यूनिट होती है सीमेंस, मतलब कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, और अपॉन में हमको क्या लेना पड़ेगा, पोलैरिटी। सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं उसको। तो जो कि हो गया हमारी यूनिट क्या बन गई, मोलर कंडक्टेंस की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इस पूरे को सीमेंस एस से डिनोट भी कर सकते हैं, तो सेंटीमीटर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंस क्या होती है बेटा, सीमेंस हमारा, मोल इनवर्स को हम सीमेंस बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, बढ़िया। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल कांस्टेंट, डेवलप अ रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट हमने पहले ही डिफाइन कर लिया, एक रेशियो है लेंथ अपॉन एरिया की। ठीक है, बट इस बार हमसे पूछ रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और हमारे सेल कांस्टेंट के बीच में आपको रिलेशन बता। पहले ये जो सेल कांस्टेंट हमने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था, तो इसको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक रेशियो है एल अपॉन एरिया की। अब यहाँ पर हमें रिलेशन बताना है किसका बेटा, सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारी रेजिस्टिविटी हो जाती है, तो आप बहुत सिंपल, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप समझ पाओगे। R इक्वल्स टू एल बाई ए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, एल बाई ए क्या है, सेल कांस्टेंट, जिसको एक्स से डिनोट कर लिया है, तो रो R अपॉन रो इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक, तो सेल कांस्टेंट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये रेशो और ये रिलेशनशिप समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी। यहाँ पर हमको एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म किसका बेटा, लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये तो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमसे। ठीक है, तो थ्योरी हमको यहाँ पर लिखनी है, तो उसके हिसाब से हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेड स्टोरेज बैटरी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि बेसिक सी चीज पता है आपको, लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, एक सेकेंडरी सेल है। ठीक है, और कुछ नहीं है, सेकेंडरी सेल है वो सेल जो कि रिचार्जेबल है। क्या है बेटा,
जो कि रिचार्जेबल है। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको डिफाइन करना है। सबसे पहले तो हम तरीका दिखा देते हैं, बहुत सारा लिखा हुआ है, बट हम आपको बता देते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने कुछ बेसिक चीजें बताई कि भैया एक सेकेंडरी सेल है, रिचार्जेबल सेल है, और उसके बारे में हमने कुछ चीजें लिखी, उसकी डेफिनेशन लिखी। फिर हम सब उसके बाद आए, देखो मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, तो हम फिर उसके बाद काय पे आए, उसके कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है, वो चीज हमने लिखी, है ना। किसमें, कौन से सेल में बेटा, लेड स्टोरेज बैटरी। जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें किस तरीके की रिएक्शन होती है वो हमको बताना है। अब एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। पीवी प्लस SO4 2 नेगेटिव रिएक्ट करके क्या बना रहा है, PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। ये किस पे हो रही है, एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, लेड का। उसके बाद कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है कैथोड, लेड हमारा। फिर ओवरऑल रिएक्शन बनाई हमने। फिर उसके बाद हमने उस रिएक्शन को समझाया कि भैया इस मैकेनिज्म में ये रिएक्शन क्या काम करती है हमारी, ठीक है, उस चीज को समझाया। फिर हम आगे आए और इसी जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी के मैकेनिज्म में है, इसमें हमने कंटिन्यू किया और हमने इसकी रिचार्जिंग के बारे में समझा कि भैया जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है वो रिचार्ज कैसे होती है, वो रिचार्जेबल है तो वो रिचार्ज कैसे होती है। जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसको रिचार्ज किया जाता है बाय कनेक्टिंग इट टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। एक अलग से हमको एक्सटर्नल सोर्स के डायरेक्ट करंट से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो क्या होगी, रिचार्ज हो पाती है। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हमने इसको पूरा डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, आप इसको देखकर समझ सकते हो। ऑलरेडी हमने थ्योरी वाले हम ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, हमने सारी चीजें आपको समझाई हुई है। अब इतनी सारी थ्योरी हम फिर से बताने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बेसिक बता दिया है कि आपको इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करके आओगे, किस तरीके से इसको लिख के आओगे। फिर जो रिचार्जिंग वाली रिएक्शंस हैं वो लिखी हुई है यहाँ पर एनोड पे और कैथोड पे, और फिर ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर फिर से लिखी हुई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना था। अब अगला क्वेश्चन हमसे बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज गैल्वेनिक सेल और एंड बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सर ये दोनों सेल एक जैसे ही तो होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक? नहीं, जरा सा अंतर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। जैसे पहला पॉइंट आपको अगर डिफरेंशिएट करना है, हमने सिखाया था, आपके दिमाग में फटाफट पॉइंट आ जाना चाहिए किस किस बेस पे आप इनको डिफरेंशिएट करो। इसको सॉल्व करेंगे हम बेटा। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन लिख देंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी तो बोला था यही सर आपने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, वो कौन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। वैसे ही हम इसके अगले पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है बेटा हमारा, यहाँ पर हमें बताया गया है कि भैया जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय सॉल्ट ब्रिज, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें दो अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं और वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अगली बात कर रहा है कि भैया रेडॉक्स रिएक्शन अकर होती है इन द सेम सेल, और ये कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है इन द सेल और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक, अगला पॉइंट की अगर बात करोगे आप, तो यहाँ पर जो हमारी गिव्स फ्री एनर्जी होती है डेल जी, डेल जी की अगर हम बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें बेटा, डेल जी जो है वो जीरो होगी, लेस देन जीरो होगी, क्योंकि अभी आपने बोला कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो कि डिक्रीज होता है विद द ऑपरेशन ऑफ सेल। हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिव्स फ्री एनर्जी कम होती है जैसे जैसे सेल का ऑपरेशन हम आगे बढ़ाते हैं। वहीं पर हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें गिव्स फ्री एनर्जी बढ़ती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जैसे जैसे हम ऑपरेशन बढ़ाते हैं। अगली बात यहाँ पर ये है, अगला ये है कि भैया यूजफुल वर्क इज ऑपरेटेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से काफी यूजफुल वर्क्स होते हैं, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उससे जो वर्क मिलता है, वर्क इज अलोन एज द सिस्टम, वर्क अलोन ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमने लिख दिए, काफी है भाई हमारे को 3 नंबर लेने के लिए। इसमें डिफरेंशिएट कर दिया हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आप बता दो। इसके बारे में बता दो बेटा,
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये लॉन्ग आंसर टाइप है। अब लॉन्ग आंसर टाइप है मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमको कम से कम इसमें 150 नंबर का लिख के आना पड़ेगा। कितने नंबर का लिख के आना पड़ेगा बेटा? कम से कम 130 से 150 वर्ड्स हमको यहाँ पर लिख के आने पड़ेंगे। तो अब हमको अगर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा है तो उसका फर्स्ट लॉ भी बताना पड़ेगा और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज, सेकंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी बताना। सबसे पहले कुछ बेसिक बात है कि माइकल फैराडे ने ही दिया था, ये हमें पता है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। कब दिया था? 1982 में, ओ 1832 में, सॉरी। कब दिया था? 1832 में। इसने 2 लॉ दिए थे। सबसे पहला लॉ दिया था फर्स्ट, इसको बोला जाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें इन्होंने कहा कि भैया जितने आयन डिपॉजिट हो रहे हैं या जितने आयन लिबरेटेड हो रहे हैं, जितने आयन लिबरेटेड होंगे मतलब मास ऑफ आयंस deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through it, quantity of electricity passed through it। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई मास जो कि डिपॉजिटेड होगा या लिबरेटेड होगा। जैसे कि यहाँ पर बता दिया उन्होंने, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाओगे काय से बेटा? Z से। किससे हटाओगे? Z से, जिसको बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको ऐसे भी यूज किया जाता है, W/Q। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद हमको ये समझना है कि भैया इसमें अगर हमको Z को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? दस इफ Q इज 1 कूलम एंड जो हमारा करंट है वो कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा एट अ टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था? Q को क्या बोलते हैं बेटा? I इंटू टी बोलते हैं। ये चीज हमको पता ही है, वही हमने यहाँ पर यूज कर ली। W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। तो I हमारा 1 हो गया, Q हमारा 1 कूलम जब होगा तो हमारा जो करंट है वो कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर और टाइम कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। इसका मतलब हो जाएगा हमारा जो वर्क डन है, सॉरी हमारा जो वेट है, जो मास है, वो किसके बराबर हो जाएगा? Z के बराबर हो जाएगा। और इसी को हम बोलेंगे कि भैया जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा? ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एट द मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर अ 1 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? यहाँ पर Z को डिफाइन कर रहे हैं, हमारे इक्विवेलेंट के, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। इस तरीके से ये हमारा फैराडेज का फर्स्ट लॉ था। और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं Z इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन 96500 भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताया इन्होंने। अब इसमें क्या होता है? जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के, उनको किस में कनेक्ट किया जाता है बेटा? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और उनसे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या की जाती है? पास की जाती है। जैसे कि when the same amount of electricity, same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes connected in series। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पर CuSO4 का एक सॉल्यूशन है, एक AgNO3 का सॉल्यूशन है, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया है बेटा? ये देखो सीरीज में कनेक्ट किया है हमने। अब यहाँ से हमने किया सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ से पास की है। उसके बाद क्या होगा? द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे जो भी वेट प्रोड्यूस होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। उनके जो सिंगल सिंगल के जो इक्विवेलेंट मास आएंगे उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पर हमसे फैराडेज लॉ का क्वेश्चन पूछा था तो हमको सब कुछ बताना पड़ रहा है, लेकिन सेकेंड लॉ जो था इलेक्ट्रोलिसिस हमारे चैप्टर में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, हमारे पेपर में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने काफी अच्छे से समझा। बस इसमें हमें ये डेफिनेशन समझना है और ये समझ के चलना है कि सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज कॉलरेस लॉ, गिव इट्स टू एप्लीकेशन। अब आपको पता है बेटा कॉलरेस लॉ देखो काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया, 2022 में भी आया। तो हमारे 24 के एग्जाम में, 24-25 के एग्जाम में भी इसके आने के चांसेस हाई है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। और कॉलरेस लॉ बहुत बेसिक है, ज्यादा इसमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि हमको पता है कॉलरेज लॉ अगर पढ़ना है, कॉलरेज लॉ क्या कर रहा था, जैसे अभी हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाली, मोलर कंडक्टेंस निकाला था किसका बेटा, मोलर कंडक्टेंस हमने वाटर का निकाला था, किसका इस्तेमाल करके, कॉलरेज लॉ का। ठीक है, कॉलरेज लॉ क्या कहता है, कॉलरेज लॉ कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स अ डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस, इसकी तरफ मोलर कंडक्टेंस की तरफ हर आयंस अपना बराबर का कंट्रीब्यूशन देते हैं ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन विद व्हिच इट इज एसोसिएटेड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस आयन से वो जुड़े हुए हैं, उसकी क्या नेचर है, बट वो क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन बराबर का देते हैं। और इसी को एक दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन बाय द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन, जैसे कैटायंस और एनायंस के सम करके हम क्या बताते हैं, उसका मोलर कंडक्टेंस बताते हैं। ये किसने बताया था, कॉलरेज भैया ने बताया, इसलिए इसको क्या बोला गया, कॉलरेज लॉ बोला गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि भैया अगर हमें मोलर कंडक्टेंस वाटर का निकालना है तो वो कैसे निकला था, मोलर कंडक्टेंस अगर वाटर का निकालना था तो वो निकला था इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस आयंस और हमारे इसका OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला भी हमको वही बता रहा है। अब इसी में इन सब चीजों को इनने डिफाइन कर दिया कि जो लैम्डा इनफाइनाइट पॉजिटिव और लैम्डा इनफाइनाइट नेगेटिव है वो क्या है, वो क्या है, आयनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, वाइल जो हमारे न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव है वो क्या है, नंबर ऑफ कैटायन एंड द नंबर ऑफ एनायन। जैसे कि अगर देखोगे तो H2SO4 का अगर सॉल्यूशन होगा तो इसमें क्या होगा बेटा, 2H प्लस आयंस होंगे और SO4 2 नेगेटिव आयन। तो आपको जो मोलर कंडक्टेंस आएगा वो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको लिखकर आना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, इनका मतलब अपने को समझ में आया, बढ़िया। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ बेसिक एग्जांपल दिए हुए हैं तो ये भी आप दिखा के आ सकते हो क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो हमको इसको 120 130 150 के आसपास शब्दों में लिखना है, तो हम इसको उसके एग्जांपल्स भी हमको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। जैसे NaCl का एग्जांपल बता दिया, BaCl2 का देखो यहाँ पर 2 यूज किया, नंबर ऑफ कैटायन और एनायन यूज किए, उस तरीके से कुछ एग्जांपल लिए, फिर इनने हमको उनको समझा के दिखाया कि कैसे हम जनरलाइज फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला बना के दिखा दिया। ये बस आंसर को बढ़ाने की तकनीक है। ठीक है, वो खत्म वही हो गया था, कंसेप्ट पूरा हमने क्लियर कर दिया, बता दिया, लेकिन 5 नंबर नहीं देगा ना वो हमको, वो हमको 3 ही नंबर देगा उत्तर लिखने के। अब 2 नंबर हमको यहाँ से मिलेंगे, एग्जाम्पल देना 2-3 सॉल्यूशन के। ठीक है, उसके बाद हमको बताना है कि उसका जनरल फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, कॉलरेज लॉ। तो इस तरीके से आपको बेटा नंबर मिलते हैं कहीं पर, आया समझ। अब बोल रहा है हमसे ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ डेनियल शेल, किसका डायग्राम बताना है बेटा, डेनियल शेल का, एंड एक्सप्लेन सेल रिएक्शन, क्या करना है, एक्सप्लेन करना है हमको सेल रिएक्शन को और हमको बताना है डायग्राम ऑफ डेनियल शेल। तो आपको देखो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल के बारे में समझना होगा पहले, क्यों ऐसा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का ही एक एग्जांपल है डेनियल शेल। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल शेल आता है कि भैया इलेक्ट्रोकेमिकल शेल क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल शेल मतलब कि केमिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल होते हैं। और इनका आपको डायग्राम भी पता है क्योंकि हमको लेवल डायग्राम बनाना है, तो हमको पता है 2 इलेक्ट्रोड सॉल्यूशंस में जुड़े होते हैं, मतलब कि हमारे एक सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोड लगा है, एक सॉल्यूशन में एक अलग इलेक्ट्रोड लगा है और दोनों सॉल्यूशन को हम जोड़ते हैं सॉल्ट ब्रिज से। कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का। ठीक है, अब यही इसी का एग्जांपल कौन है, डेनियल शेल। अब इसमें क्या होगा, सारी की सारी प्रोसेस सेम रहेगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बट हमारे इलेक्ट्रोड बिल्कुल फिक्स रहेंगे। डेनियल शेल में हमारे इलेक्ट्रोड कौन कौन रहेंगे, हमारे इलेक्ट्रोड रहेंगे जिंक रॉड, कौन रहेंगे बेटा, जिंक रॉड रहेंगे और हमारी कॉपर की रॉड रहेगी। जिंक रॉड डिप्ड होगी किसमें, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और कॉपर की रॉड डिप्ड होगी किसमें बेटा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। ठीक है, और दोनों को हम कनेक्ट करेंगे किससे, सॉल्ट ब्रिज से। फिर उसके बाद हम उनकी एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा कौन, जिंक, कैथोड पे रिडक्शन होगा किसका, कॉपर का। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या समझा कि डेनियल शेल की प्रोसेस क्या है, और इसको प्रॉपर तरीके से एक बार हमने इसको सही से लिखा कि इन दिस सेल जिंक इज डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर रॉड इज इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बोथ सॉल्यूशन आर कनेक्टेड थ्रू द KCl सॉल्ट। ये वही वाली स्लाइड है अपन जो यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करेंगे, अब डैनियल शेल हमने पढ़ लिया, अब हमको उसने बोला था कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम। तो लेबल डायग्राम आपको पता है, 2 सॉल्यूशन हमने लिए, दोनों को कनेक्ट किया सॉल्ट बेस से, जिंक की रॉड और कॉपर की रॉड यहाँ पे रही, जिसमें से हमने क्या किया, करंट को फ्लो कराया। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करना था, हमको कैसे 5 नंबर देंगे। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल शेल लाए, फिर हमने डैनियल शेल समझाया, फिर उसके बाद हमने डायग्राम के थ्रू इसको पूरा समझाया। ठीक है बेटा, बढ़िया। अब यहाँ पर बोल रहा है डिस्क्राइब ड्राई सेल विद लेबल डायग्राम। ये अपना आखिरी क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये आखिरी क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर आपसे ड्राई सेल के बारे में पूछ रहा है तो सेम प्रोसेस करना है हमको, पहले पूरा ड्राई सेल को एक्सप्लेन करना है। ड्राई सेल जैसे कि आपको पता है क्या होता है, प्राइमरी सेल होता है। ये पहले हम आपको समझा देते हैं कि ड्राई सेल क्या होते हैं। थ्योरी तो आपको याद ही है। ड्राई सेल बेटा जैसे आपने टॉर्चेस में, बैटरीज में, वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में ये छोटे छोटे हमारे सेल लगे होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल होते हैं। और आपको पता है ये जो हमने एग्जाम्पल दिए, इनके जो भी सेल होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं क्या, भैया डिस्चार्ज हो गए तो जाके हमने उनको चार्ज कर लिया, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। एक बार डिस्चार्ज हुए तो उनको फिर फेंकना पड़ता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ड्राई सेल होते हैं वो प्राइमरी सेल होते हैं और वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, और इसको बेटा जो हमारे ड्राई सेल थे उनने किसने इन्वेंट किया था, इसको लैग्रेंजे ने इनको इन्वेंट किया था। कब किया था, 1868 में इसको इन्वेंट किया था, किसको, ड्राई सेल को। ठीक है, अभी अपन आगे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा सी और थ्योरी, इसके यूजेस वगैरह बताए हैं, टॉर्चेस में, कैलकुलेटर्स में, ट्रांजिस्टर्स में, रेडियोस में। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे ड्राई सेल हैं उसके एनोड पे और कैथोड पे किस प्रकार से रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि एनोड पे जिंक क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कैथोड पे हमारा NH4 पॉजिटिव और MnO2 क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, रिडक्शन की प्रोसेस देंगे। फिर यहाँ पर हम हमारी ओवरऑल रिएक्शन हमने लिख दी। आप इसमें अपना जो आंसर लिखने का तरीका है वो समझो। ठीक है, ड्राई सेल हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, तो सब कुछ हम वापस से रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि ड्राई सेल का आंसर, अगर आपसे ड्राई सेल का क्वेश्चन आया आपसे तो किस प्रकार से आप उसका आंसर लिख के आओ। ठीक है, कितना कंटेंट हमको लिख के आना है, तब हमको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, फिर हमने रिएक्शन लिख दी, उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद हमने उसके डिफेक्ट्स लिखे कि भैया अगर जो हमारा ड्राई सेल है उसमें वो एक एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, मतलब कि जो NH4Cl जिंक का कंटेनर होता है वो किसका होता है बेटा, एसिडिक नेचर का होता है। अगर वो कोरोड हो गया, क्या हो गया, अगर वो कोरोड हो गया तो उसमें होल्स डेवलप हो जाएंगे, और अगर होल्स डेवलप हुए तो केमिकल बाहर आने लगेगा, और अगर केमिकल बाहर आएगा तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है, ये तो डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने उसके डिफेक्ट समझाए और फिर ड्राई सेल का एक बढ़िया सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के आए, जिस हिसाब से वो हमको कम से कम 2 नंबर डायग्राम पे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा डायग्राम बना दे। इस डायग्राम में देखो यहाँ पर क्या लगा है, मेटल का कैप लगाया, फिर हमने पिच सील की, ग्रेफाइट की रॉड ली, यहाँ पर MnO2 प्लस कार्बन यहाँ पे हमारे रिएक्ट किए। इस प्रकार से ये पूरे ड्राई सेल का हमको डायग्राम समझा के आना है, लिख के आना है, सही तरीके से इसको बनाना है, और बहुत आसान था डायग्राम, इसमें कोई भी कठिन चीज नहीं है कि जो आपको याद रखना पड़े या आपको बनाने में दिक्कत आए। बहुत इजी सा डायग्राम है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम आते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स की तरफ, और आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लिया क्या, आधा ही था? अरे अरिविहान आपको हाफ ईयरली की आधी तैयारी थोड़ी कराएगा, हम कराएंगे आपको हाफ ईयरली की पूरी तैयारी, जो कि मिलेगी आपको अरिविहान एप्लीकेशन पर। वहां पर नोट्स, टाइम टेबल, प्रैक्टिस टेस्ट तो मिलेगा ही, मैथ्स की फॉर्मूला शीट, केमिकल के रिएक्शन बुकलेट और बायोलॉजी के लिए माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज करके हमने बनाया है हाफ ईयरली का बेस्ट कोर्स, जो आपको मिलेगा 100% फ्री। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अरिविहान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हाफ ईयरली की तैयारी में लग जाइए।